गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे 12th क्लास में फिजिक्स में अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमारे पास एक अचालक चादर है, जैसे ये है अचालक जो चादर है, चादर से मतलब यह है इसकी मोटाई बहुत कम होगी, नगण्य होगी, ठीक है। तो इसको आवेशित किया गया है, तो माना एक अचालक आवेशित चादर है जिसको धनावेशित किया गया है, ये धनावेशित है, और इस चादर का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो है सिग्मा। इस चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व इस चादर का सिग्मा है। तो ये सिग्मा बराबर क्या होगा, हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। तो हम ये मान रहे हैं कि माना एक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, कि माना इस शीट के एक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी है, Q कूलम है, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा आवेश बटे क्षेत्रफल अर्थात Q बटे A, और सिग्मा बराबर आ जाएगा Q अपॉन A। यहां से जो ये आवेश है, तो आवेश Q बराबर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा इंटू A। इसमें A क्या है, वो क्षेत्रफल है जिस क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा Q है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। इस पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, Q बराबर सिग्मा इंटू A। इसको हम नोट कर लेते हैं, Q बराबर सिग्मा इंटू A। अब हमने करना क्या है इसमें कि हमारे पास जो ये अचालक आवेशित शीट है, हम इसमें एक इस जो शीट है, ये जो शीट है इसके निकट, ये धनावेशित चादर हो गई, अचालक आवेशित चादर जिसकी मोटाई नगण्य है, इस चादर को धनावेशित किया गया है। इसका अर्थ है कि इस चादर के इस बाहरी परत पे धनावेश आ गया है, तो इस धनावेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इस बिंदु P पे। तो हमने ऐसा मान लिया ये चादर हो गई धनावेशित चादर, इसके निकट इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। गॉसियन पृष्ठ ऐसा बनाएंगे जो कि इस बिंदु P से जाता हो, जो कि इस बिंदु P से भी जाता हो। तो हमने यहां पर एक गॉसियन बेलन बना दिया। ये गॉसियन बेलन इस प्रकार का है कि बिंदु P इसके एक समतल पृष्ठ पर है। अब अगर ये गॉसियन बेलन है तो इसका एक समतल वृत्ताकार पृष्ठ यहां होगा और एक यहां भी होगा। तो एक बिंदु P यहां है, ऐसा ही एक बिंदु P डैश यहां भी होगा इस वृत्ताकार पृष्ठ पे। तो इस गॉसियन पृष्ठ के, जो ये गॉसियन बेलन है, इसके 3 पृष्ठ होंगे, 2 तो समतल वृत्ताकार पृष्ठ और एक होगा वक्रीय पृष्ठ, ये वाला। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा समतल आवेशित चादर हो गई, और इस आवेशित चादर से ये गॉसियन बेलन जा रहा है, ये वाला। इस बेलन के, इस गॉसियन बेलन के बिंदु P, यहां पर है बिंदु P, इस बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस वैद्युत क्षेत्र यहां पर ज्ञात करेंगे, तो P से होता हुआ यहां पर एक क्या है, एक वृत्ताकार समतल पृष्ठ है। ऐसे ही एक यहां पर भी होगा, इस बेलन का एक हिस्सा ही होगा, यहां पर भी एक P डैश बिंदु है, यहां पर भी क्या होगा, समतल वृत्ताकार पृष्ठ होगा। साथ ही साथ यहां पर ये वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा भी होगा। तो हम यहां पर अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। माना इस P डैश, जो ये P बिंदु है, ये इस वृत्ताकार पृष्ठ पर स्थित है। इस वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल स्मॉल a है। ऐसे यहां पर एक, यहां पर P डैश बिंदु है, इसको घेरने वाला भी यहां पर एक
वृत्ताकार पृष्ठ होगा, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, a होगा। और ये जो बेलन है ये इस चादर को से होते हुए जा रहा है, तो चादर में भी इसका एक क्षेत्रफल, वृत्ताकार क्षेत्रफल यहां पर भी क्या होगा, a होगा। यानी इस गॉसियन बेलन का वह भाग जो इस चादर से जा रहा है वो उस भाग का क्षेत्रफल भी क्या होगा, a होगा। अब हम यहां पर ये निकालेंगे कि इस जो ये वृत्ताकार फलक है, ये इस फलक का एक अल्पखंड लिया हमने यहां पे, तो P को घेरे हुए यहां पर एक अल्पखंड है, इस अल्पखंड का क्षेत्रफल ds1 है और इसकी दिशा क्या होगी, इस अल्पखंड पर अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। तो P को घेरे हुए एक अल्पखंड है जिसका क्षेत्रफल ds1 है और इसकी दिशा अभिलंबवत इस खंड के बाहर की ओर है। और यहां पर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ये चादर ये है धनावेशित चादर, तो इस धनावेशित चादर के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, धन से इस धन से P को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर। तो हम ये देख रहे हैं इस वृत्ताकार फलक पर वैद्युत क्षेत्र E की दिशा और क्षेत्रफल ds1 की दिशा, इनके बीच का कोण क्या है, 0 अंश है, क्योंकि ये E और ds1 एक ही दिशा में। ऐसे ही यहां पर जो ये P डैश है, P डैश को घेरे हुए यहां पर एक अल्पखंड है, इस अल्पखंड का क्षेत्रफल है ds2 और इस P डैश को घेरे हुए जो अल्पखंड है इसके क्षेत्रफल ds2 की दिशा क्या होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर, इधर की ओर। और यहां पर इस P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो धन से इस P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी धन से P डैश को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर। तो P डैश पर वैद्युत क्षेत्र E की दिशा ये बाहर की ओर है और P डैश पर क्षेत्रफल की दिशा क्या है, ds2, ये भी इधर बाहर की ओर है। तो यहां P डैश पर क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों के बीच का कोण यहां पे 0 अंश है। ऐसे ही यहां पर वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा देखते हैं कि जो वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा है, इस हिस्से का एक अल्पखंड ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा, इसका एक अल्पखंड लिया, इस अल्पखंड का क्षेत्रफल है ds3 और इसकी दिशा क्या होगी, इस वक्र पृष्ठ वाले हिस्से पर अल्पखंड वाले क्षेत्रफल ds3 की दिशा होगी अभिलंबवत ऊपर की ओर। तो यहां पर ये वक्र पृष्ठ वाला जो हिस्सा है इसके क्षेत्रफल की दिशा और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, तो इनके बीच का कोण यहाँ पर क्या है, 90 अंश। तो हमारे पास इस गॉसियन बेलन के जो 3 फलक आए, 2 तो वृत्ताकार फलक और एक वक्र पृष्ठीय फलक, हमने इन पे देख लिया कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण क्या है। यहां पर वृत्ताकार फलकों पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण यहां पर क्या है, 0 अंश, जबकि ये जो वक्र पृष्ठीय फलक है यहां पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण 90 अंश है। अब हम यहां पर निकालेंगे कि इस गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसी को हम निकाल रहे हैं कि गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो ये जो वैद्युत फ्लक्स है, माना ये फाई है, तो इस फाई का मान कैसा आएगा, वो होगा इस वाले वृत्ताकार फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसको हम φ1 मान रहे हैं, यानी P को घेरने वाला जो वृत्ताकार फलक है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1 प्लस P डैश को घेरने वाले वृत्ताकार फलक से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स φ2 क्या है, इस P डैश के चारों ओर जो वृत्ताकार फलक है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस φ3 है वक्र पृष्ठीय भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो माना जो ये वक्र पृष्ठीय भाग है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है φ3। अब हम इनके मान रखते हैं, तो φ बराबर φ1, इस यहां पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका सूत्र होता है वैद्युत फ्लक्स φ बराबर, हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स φ बराबर होता है इंटीग्रेशन E डॉट ds, कि किसी अल्प ds क्षेत्रफल से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है eds
अतः संपूर्ण क्षेत्रफल से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ईडीएस। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे इस वाले फलक पे। तो पी को घेरने वाला जो वृत्ताकार फलक है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1 बराबर हो जाएगा E वेक्टर E डॉट ds1। यहां पर E क्या है? E है यहां पे इस वृत्ताकार फलक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ही प्लस φ2 इस P डैश से होकर जाने वाला जो वृत्ताकार फलक है, इस पर वैद्युत फ्लक्स, तो इसका मान क्या आएगा? वेक्टर E डॉट ds2। ये ध्यान रहे कि P और P डैश पर जो वृत्ताकार फलक है, इन दोनों फलकों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी E। क्यों? क्योंकि ये अनंत विस्तार की आवेशित अचालक सीट है। तो अनंत विस्तार की होने के कारण इस चादर के निकट के जो बिंदु हैं, इन निकट के बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? एक समान होगा। इसलिए यहां पर भी ये P और P डैश क्या है? इस चादर के निकट के बिंदु हैं, इन पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। प्लस φ3 है इस वक्र पृष्ठीय भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसका सूत्र हो जाएगा वेक्टर E। माना यहां से गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है उसको हम E डैश मान रहे हैं, E डैश डॉट ds3। अब देखिए इसको आगे, यहां पर φ बराबर ये आ जाएगा E डॉट ds1। यहां पर E और ds1 के बीच का कोण 0 है, तो हम इसको लिख देंगे A डॉट B बराबर होता है A B cos थीटा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0, यहां भी थीटा की वैल्यू 0, यहां थीटा की वैल्यू 90, ये 90। तो E डॉट ds1 का मान आ जाएगा E ds1 cos 0 प्लस यहां पर आ जाएगा E डॉट ds2। यहां पे ये E डॉट ds2, E और ds2 के बीच का कोण 0 अंश है, तो यहां पर आएगा A डॉट B से खोलेंगे इसको, E डॉट ds2 को E ds2 cos 0 प्लस यहां पे आ जाएगा E डैश ds3 इंटू cos 90। क्योंकि E डैश और ds3 के बीच का कोण क्या है? यहां पे 90 अंश है। E यहां पे इस तरफ होगा, ds3 ऊपर की तरफ, तो यहां पर cos, यहां पर थीटा की वैल्यू 90 होगी। cos 90 0 होता है, इसलिए ये टर्म क्या हो गया? ये टर्म 0 हो गया। तो इसको हम यहां पर रिप्लेस मिटा सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो अब हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी φ बराबर इंटीग्रेशन E ds1 cos 0 प्लस इंटीग्रेशन E ds2 cos 0। इसकी वैल्यू आएगी φ बराबर, ये तो प्लस 0 हो गया था ये वाला टर्म, φ बराबर आएगा इंटीग्रेशन E ds1 प्लस इंटीग्रेशन E ds2। अब देखिए यहां पर जो E है वो क्या है? इन दोनों वृत्ताकार फलकों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वृत्ताकार फलक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान होगा E, क्योंकि इस वृत्ताकार फलक का प्रत्येक बिंदु इस चादर से एक समान दूरी पे होगा। ये देखिए ये P है, तो इस वृत्त का प्रत्येक बिंदु इस चादर से एक समान दूरी पे होगा, इसलिए इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान होगा। ऐसे ही यहां पर भी होगा। तो हम यहां पर E को कांस्टेंट मानेंगे, तो φ बराबर आ जाएगा, ये E कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन E इंटीग्रेशन ds1 प्लस E इंटीग्रेशन ds2। तो ये आ जाएगा φ बराबर E इंटीग्रेशन ds1 का मतलब है S1 मतलब इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस E इंटीग्रेशन ds2 का मान आएगा S2, क्योंकि हमारे पास सूत्र है कि इंटीग्रेशन dx, यहां पर 1 छुपा है, तो 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है? x होता है। तो इस सूत्र से हम इसको आगे हल करेंगे। इंटीग्रेशन ds2 का मान S2 आ गया, इंटीग्रेशन ds1 का मान S1 आ गया। अब यहां पर φ बराबर आ गया E S1 का मतलब है इस वृत्ताकार फलक का क्षेत्रफल, वो हमने स्मॉल a माना है, स्मॉल a प्लस E S2 मतलब इस वृत्ताकार फलक का क्षेत्रफल, वो भी क्या है? जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना इसका होगा, उतना इसका होगा, तो ये भी क्या होगा? क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भी स्मॉल a।
तो हमारे पास यहां पर आ गया फाई बराबर 2EA, EA प्लस EA 2EA। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम यहां पर गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे कि गॉस की प्रमेय से इस गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए कि गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय द्वारा कि गॉस की प्रमेय अनुसार कि गॉस की प्रमेय के अनुसार इस गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार इस गॉसियन बेलन से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो वो होगा फाई बराबर कितना आएगा? वो हम जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई वो क्या होता है? इस बंद फलक से इस बंद पृष्ठ से घिरे हुए आवेश के 1/ε0 के गुने बराबर। तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा इस गॉसियन पृष्ठ से घिरे हुए आवेश। इससे कितना आवेश घिरा हुआ है? ये वाला आवेश, ये वाला आवेश। देखिए इसको, ये है गॉसियन बेलन। तो इस गॉसियन बेलन में देखिए ये गॉसियन बेलन यहाँ पे इतना क्षेत्रफल, ये वृत्त यहाँ पर काट रहा है। तो इस वृत्त के अंदर जो आवेश होगा इस वृत्त के अंदर, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? A। और हमने पहले माना था कि A क्षेत्रफल में कितना आवेश है? स्मॉल q। तो यानी इस गॉसियन बेलन के अंदर जो आवेश की मात्रा है वो q मानी जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर A क्षेत्रफल काट रहा है। तो A क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा q है। तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय के अनुसार इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर होगा इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश q इंटू 1/ε0। अब q का मान हम समीकरण नंबर 1 से रखेंगे। q बराबर सिग्मा a है, तो उसको हम यहां रखेंगे, तो तब हो जाएगा ये q बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा a। इससे जो है हमारा यहाँ पर 1/ε0 इंटू सिग्मा a, तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सिग्मा a अपॉन ε0। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3, ये दोनों एक जैसे वैद्युत फ्लक्स को प्रकट कर रहे हैं। दोनों ही क्या है? इस गॉसियन बेलन से जाने वाले वैद्युत फ्लक्स हैं। अतः इन दोनों वैद्युत फ्लक्सों की मान क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम यहां पर कर देंगे कि समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से हमारे पास क्या आ गया कि ये वाला पार्ट 2e स्मॉल a बराबर सिग्मा a अपॉन ε0, कि 2a इस सिग्मा a अपॉन ε0 के बराबर होगा। a से a कैंसिल हो गया, तो यहां पर e बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 2ε0। तो ये हमारे पास अंतिम समीकरण आ गई कि किसी अचानक आवेशित सीट, ऐसी अचानक आवेशित सीट जो अनंत विस्तार की है, तो अनंत विस्तार की अचानक आवेशित सीट के निकट किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2ε0। कि किसी अचानक आवेशित चादर, सीट नहीं है चादर है, सीट की कुछ मोटाई होगी, चादर की मोटाई नगण्य होगी, ठीक है? तो चादर की मोटाई नहीं होगी, तो किसी अनंत विस्तार की अचानक आवेशित चादर के कारण उसके निकट के बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा सिग्मा अपॉन 2ε0, जहां सिग्मा क्या है? इस चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व है। अगर यहां पर माध्यम निर्वात है तो यहां पर यह आएगा सिग्मा अपॉन 2ε0, और अगर यहां पर ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है, तो तब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2K∈0। तब ε0 की जगह क्या आएगा? K∈0, जहां K क्या है? यहां पर स्थित माध्यम का परावैद्युतांक है। अब देखिए यहां पे अगर हमने अभी निकाला अचानक आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
अब हमारे पास आवेशित शीट है, तो शीट से क्या मतलब है? शीट का मतलब है जैसे कि ये एक शीट है, इसको आवेशित किया गया है, तो इसमें क्या है, जो धनावेश आएगा, धनावेशित किया गया है, वो धनावेश एक तो इस वाली सतह पे आएगा और एक इस वाली सतह पे आएगा। बीच की जो इसकी मोटाई है, ये मोटाई इस लंबाई और चौड़ाई की तुलना में नगण्य है। हम इसको ऐसा मान सकते हैं जैसे ये है, ये तो ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी माना चौड़ाई हो गई, तो लंबाई या चौड़ाई की तुलना में ये मोटाई क्या बहुत कम है, ठीक है, पर नगण्य नहीं है, बहुत कम है। तो इसमें क्या होगा, ये चालक आवेशित शीट है, तो आवेशित चालक शीट को अगर हम देखें कि इसके कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चालक आवेशित शीट को अगर हम जैसे इसको आवेशित करेंगे तो माना धनावेश यहां आया, तो धनावेश इसके दूसरे वाले फलक पे भी आएगा, पर इसके अंदर जो है, इसके अंदर धनावेश की मात्रा, किसी भी प्रकार के आवेश की मात्रा नहीं आएगी। यानी जब किसी शीट को या पदार्थ को आवेशित करेंगे तो आवेश केवल इसके बाहरी पृष्ठ पर आएगा, बाहरी फलक पर आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा, अंदर कोई आवेश नहीं आएगा। इस कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहां पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा कि आवेशित शीट के कारण, शीट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या होगा, इसके लिए हम ऐसा बनाएंगे चित्र, ये है माना कोई शीट जिसका ये वाला फलक, ये वाला पृष्ठ आवेशित हो गया, धनावेश केवल बाहरी फलक पाया, और ऐसा धनावेश यहां भी आएगा, ये तो इस शीट के दोनों फलकों पर, विपरीत फलकों पर आवेश धनावेश आ गया, पर इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। अब इस आवेशित शीट के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हम देख रहे हैं, यहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, इस वाले फलक के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र माना E1, तो इस वाले फलक के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र E1 हो गया। इसकी दिशा क्या होगी, इस बिंदु P को इस धनावेश पर मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर, धनावेश से P को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर, तो इस वाले फलक के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कैसे, बिल्कुल ये पहले वाले से कि ये यहाँ पर एक आवेशित चादर का काम करेगा, कि इस आवेशित चादर के कारण यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो आ जाएगा E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब ऐसे ही यहां पर देखिए कि ये दूसरा जो फलक है, ये भी एक आवेशित चादर का काम करेगा, कि इस आवेशित चादर के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो माना इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है, तो इसके कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के सूत्र में यहाँ कहीं भी दूरी का जिक्र नहीं है, अर्थात निकट वाले सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक समान होती है। ये बिंदु चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर जगह पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इस वाले चादर के कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इस वाली चादर के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। भले ये सीट है, पर इस सीट के जो दो फलक है, ये आवेशित दोनों फलक जिन पे की आवेश आया हुआ है, ये दोनों फलक आवेशित चादर की भांति व्यवहार करेंगे, जिसका हमने अभी पहले जिक्र किया था। तो इन दोनों फलकों के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 है, इनके मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होंगे। अतः इन दोनों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता, तो P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आवेशित शीट के कारण उसके निकट के बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना E है, यहाँ पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2, क्योंकि E1 प्लस E2 ये एक ही दिशा में
अतः यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर हो जाएगी और यह आएगा E बराबर E1 का मान हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस E2 का मान हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर E की वैल्यू आ जाएगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और उस तरीके से अगर हम इसको आगे हल करें तो इस बिंदु P पर इस आवेशित शीट के कारण बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। 2 कट गया, इसमें ये 2 कट जाएगा। और यहाँ पर अगर माध्यम ऐसा है जिसका परावैद्युतांक K है तो तब यहाँ पर क्या हो जाएगा K एप्सिलॉन 0। तो आज हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय से कैसे निकालते हैं देखा। एक तो अनंत विस्तार की अचानक आवेशित शीट के कारण निकट के बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी, और एक देखा कि आवेशित शीट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि चालक आवेशित शीट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा क्या है वो इस शीट का पृष्ठ आवेश घनत्व है। थैंक यू।